तो देखिए हम इस रिकैप क्लास के माध्यम से जो रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्जाम में बनते हैं उन पर सभी पर मैं बात करूंगा। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छी तरीके से सुने ताकि जो रीतिकाल से संबंधित यूपी पुलिस के एग्जाम में दरोगा या सिपाही दोनों भर्ती को देखते हुए जो भी बन सकते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे जो रीतिकाल है उसकी अवधि होती है 1700 से लेकर 1900। जैसा कि याद रखना है 1700 से लेकर जो 1900 के जो बीच की अवधि है उसे हम रीतिकाल की अवधि कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें क्या क्या विशेषताएं हैं रीतिकाल की, जो ज्यादा फेमस विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसे हम देंगे। सबसे पहली और प्रमुख विशेषता यह है कि जो रीतिकालीन कवि रहे वो राजा के दरबारी कवि हुए। तो इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लें, सवाल सीधा परीक्षा में बनेगा और पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के किस काल के अधिकांश कवि राजा के दरबारी कवि हुए। तो आंसर सीधा याद रखना रीतिकाल। ठीक है, उसी सवाल को हल करने के लिए तो हमें कुछ ये सवाल याद होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे, राजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। समझ रहे? घनानंद किस राजा के दरबारी कवि थे, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। आलम किस राजा के दरबारी कवि थे, मुअज्जम के दरबारी कवि थे। तो इन चीजों को हमें याद रखना है। जैसे कि भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वो दो राजाओं के दरबारी कवि थे, महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल। इसलिए आपने देखा भी होगा दो परीक्षा में जो रचनाएं हैं वो ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण, और शिवा बावनी किसकी है, भूषण। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो प्रमुख विशेषता है जो रीतिकाल की याद रखना वो है भाषा। रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने अधिकांश ब्रज भाषा का प्रयोग किया। क्लियर? तो ये बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। जैसा कि मैंने तीनों स्टेप पहले भी बताए हैं। आदिकाल में जो भाषा रही है डिंगल पिंगल, मध्यकाल की प्रमुख भाषा अवधी और रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के अलावा जो तीसरा स्टेप इसकी जो प्रमुख विशेषता रही है जो बहुत ज्यादा फेमस है। जितने भी रीतिकालीन कवि हुए, बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, उन सभी कवियों में एकमात्र ऐसे कवि थे भूषण जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर रचनाएं, अपनी जो रचनाएं हैं वो वीर रस में की। इसीलिए सवाल सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछा जाएगा कि रीतिकालीन कवियों में कौन से ऐसे कवि थे। ध्यान से सुनना, रीतिकालीन कवियों में कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर अपनी रचनाएं वीर रस में की। तो महाकवि भूषण अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रीतिकालीन कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने अन्य कवियों से हटकर कार्य किया, तब भी आपका यही होना चाहिए भूषण। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जैसा कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, आदिकाल का प्रमुख महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक थे चंद बरदाई। फिर हमने पढ़ा था भक्ति काल का प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास और पद्मावत जायसी। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार रीतिकाल का जो प्रमुख महाकाव्य है वो है रामचंद्रिका। ये दिमाग में बैठा लेना है। ये कई बार सवाल सीधा ऐसा भी एग्जाम में आएगा कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है, केशवदास। तो रामचंद्रिका रीतिकाल का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, याद रखना है। दूसरा इसके लेखक कौन है, केशवदास। दूसरी आगे ये याद रखना कि इसकी भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा है। ये जो रामचंद्रिका है इसके बारे में किसके बारे में बताया गया है, इसमें भगवान राम की कथा वर्णित है। आगे इसमें कितने सर्ग हैं, 39 सर्ग हैं, याद रखना है। और छंदों की संख्या 1717 है। क्लियर? ये कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा केशवदास की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो दो हैं जो ज्यादा फेमस है, जो पूछी जाती हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये याद रखना है, केशवदास की भी रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो हम पूरा रीतिकाल पढ़ते हैं, पूरा रीतिकाल में रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। पहले तो हमें यही बात मालूम होना चाहिए
चाहिए कि ये 3 धाराओं में है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनमें मोस्टली कौन कौन से कवि आते हैं वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल जब ये पूछा जाएगा कि कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है या कौन सा कवि रीति मुक्त कवि है, तभी बता पाओगे जब आप ये चीज क्लियर होगी। तो मैं सबसे पहले रीति बद्ध की बात कर रहा हूँ। केशवदास, भूषण, मतीराम, और समझ रहे हैं, केशवदास, भूषण, मतीराम और आपके त्रिपाठी भी हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें मतीराम भी हैं, चिंतामणि भी हैं, हालांकि त्रिपाठी भी हैं। ये तो आते हैं रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत। रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं, मात्र अच्छा नाम है जो याद रखना, बिहारी, यानी कि बिहारी लाल चौबे, ठीक है। रीति मुक्त के अंतर्गत जो आते हैं, घनानंद, टॉप पे याद रखना है, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। क्लियर। इसके बाद में बिहारी लाल चौबे पे कुछ बात कर लेता हूँ, चूंकि रीति काल के जो बेहतर कवि में से एक रहे हैं बिहारी लाल चौबे। बिहारी का जो पूरा नाम है वो है बिहारी लाल चौबे, याद रखना। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने एकमात्र अपनी रचना लिखी जिसका नाम था बिहारी सत्संग। कई बार पूछा जाएगा इसमें दोहों की संख्या कितनी है, 719 याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भाषा कौन सी है इसकी, ब्रजभाषा है, क्योंकि रीति काल की प्रमुख भाषा भी ब्रज ही रही है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो बिहारी सत्सई है वो 1633 से जिसको इसका स्टार्टिंग हुआ लिखना, जो याद रखना, और 1662 में जाकर क्या हुई, पूरी हुई। तो बहुत चीजें हैं जो हमने देखी जो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। क्लियर। तो ये कुछ रीति काल के प्रमुख फैक्ट थे, इन्हें याद रखना है। और हाँ, इसके रीति काल को किन अन्य नामों से जरा जाना जाता है वो भी आप लिखना, अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार, क्योंकि मैंने सामने भी लिखना भूल गया हूँ उसे। तो रीति काल को जैसे कि मैंने बताया था, जरा ध्यान से सुनना है, जैसा मैंने भक्ति काल में बताया था कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, तो रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, और ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी, ये भी बात याद रखनी है, दोनों चीजें याद रखनी है। रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, और ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।